10 रूल बताऊंगा और फ्री बॉडी डायग्राम या मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए हुए पूरा देखना है, लाइन बाय लाइन देखना, नहीं तो मिस कर जाओगे। सबसे पहले अपन फोर्सेस पे आते हैं। फोर्सेस हमने पहले भी पढ़ रखा है। फोर्सेस बेसिकली चार टाइप के थे। एक बार रिकैप कर लेते हैं लास्ट चैप्टर। चार टाइप के फोर्सेस थे। सबसे पहला तो ग्रेविटेशनल, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा फोर्स था हमारा न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा था वीक फोर्सेस। ठीक है बेटा, तो एक बार बस रिकैप करने के लिए देख रहे हैं, ऑलरेडी ये इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली दो बॉडी के मासेस की वजह से जो अट्रैक्शन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन टाइप के ही नेचर का होता है, रिपल्शन नेचर का कभी भी नहीं होता है। दूसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली क्या होता है कि जब पार्टिकल टू पार्टिकल में ड्यू टू चार्ज जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। थर्ड थिंग क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों टाइप का होता है, चाहे वो आई मीन अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ चार्ज द पार्टिकल इज बियरिंग। तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? बेसिकली जब हम न्यूक्लियस में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे प्रोटॉन्स एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एक जगह पे रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ऑब्वियसली कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के बाद भी वो एक छोटे से वॉल्यूम में न्यूक्लियस में एक साथ रहते हैं। वो होता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स वहां पे होता है। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो इंटैक्ट होकर एक साथ रहते हैं। ठीक है। और चौथा वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस ड्यू टू बीटा डीके है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं इसको एक ऐसे समझ लो कि दो बॉडीज हैं, दोनों का मास m है, दोनों एटम से मिलकर बने हुए हैं। इसके मास की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ठीक है। जब हम इस इंडिविजुअल बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला वगैरह सब कल बता दिया था, आज मैं कुछ भी अलग से नया नहीं बताऊंगा। अब हम चलते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। एक मॉलिक्यूल के अंदर जाते हैं तो ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में मेरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है न्यूक्लियस से जहां पे मेरे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं। तो हम पहले मासेस में गए, ग्रेविटेशनल फोर्स, मासेस के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स में गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एटम्स और उसमें जब हम जाते हैं न्यूक्लियस में तो आता है मेरा न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे समझो कि सॉरी, ऐसे समझो कि अभी आप यहां पे खड़े हो, तैयारी कर रहे हो आईआईटी की। ये रहा आईआईटी। आपके और आईआईटी के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको बोलेंगे ग्रेविटी। जिस दिन आईआईटी में जाओगे, आईआईटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हजारों स्टूडेंट्स होंगे, सैकड़ों स्टूडेंट्स होंगे। उन स्टूडेंट्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जब अपनी क्लास में जाओगे तो वहां पे छोटी सी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके बीच में राइवलरी होगी, पॉलिटिक्स होगी, बहुत सारी बातें किसी की बुरी लगेंगी और आप उसको नहीं पसंद करते होगे, लेकिन फिर भी आपको उस क्लास में साथ में पढ़ाई करनी है। तो उस क्लास में जब आप एक साथ बैठोगे, वो क्यों बैठोगे? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलेगा। ध्यान से सुनना,
सारे फोर्सेस, जितने भी मैकेनिक्स में मेजर फोर्सेस हैं, मैं फ्लूइड की बात नहीं कर रहा, मैं सॉलिड बॉडी की बात कर रहा, जितने भी फोर्सेस हैं उनको इंडिविजुअलिटी में पढ़ें तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन अलग अलग पढ़ने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। मैं एक शॉट में सारे फोर्सेस के बारे में बताऊंगा और वो सारे फोर्सेस को कैसे अप्लाई करना है बॉडी पे वो बताते हैं। जैसे कि एक फोर्स लिया मैंने, फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कोई बॉडी अगर किसी बॉडी के ऊपर रेस्ट कर रही है तो इसकी वजह से वेट आएगा, वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, वेट आएगा, यानी कि इन दोनों बॉडीज के बीच में एक इंटरैक्शन होगा पार्टिकल लेवल पे, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बनेगा, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा पार्टिकल टू पार्टिकल। अब जब भी आप इस पे फोर्स लगाओगे मूव करने के लिए तो ये बॉन्ड रेजिस्ट करेगा मूवमेंट का, और रेजिस्ट करेगा तो ये बेसिकली एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगा मूवमेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब ये बॉडी रुकी हुई है तो इन दोनों में बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एफर्ट चाहिए होता है, ज्यादा फोर्स होता है। तो हम जब बॉन्ड बना हुआ है तो हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको दिखाते हैं बेसिकली म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट इन दिस केस, लेकिन हर केस में इक्वल नहीं होता है। तो जो भी मेरा नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली दिस इज द रीजन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस। तो फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। जब स्टैटिक के लिए करते हैं तो इसको म्यू स्टैटिक बोलते हैं, और जब डायनेमिक के लिए करते हैं तो इसको म्यू के मीन्स काइनेटिक, म्यू के नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ही ये बॉडी मूव करने लगती है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम होती है, लेकिन अभी भी अट्रैक्शन तो है, यानी कि रेजिस्ट तो करेगा। तो जैसे ही मूवमेंट शुरू होता है तो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट मेरा चेंज होता है, म्यू एस से म्यू के हो जाता है। म्यूएस कन्वर्ट हो जाता है म्यू के में। म्यूएस क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है कि दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे के बॉन्ड बना हुआ है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट शुरू होता है, जैसे ही मूवमेंट शुरू होता है ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब बॉन्ड नहीं है, अब एक अट्रैक्शन है, पार्टिकल का पार्टिकल के साथ एक अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन की वजह से एक रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम बोलेंगे म्यू काइनेटिक, उस कोफिशिएंट को हम बोलेंगे म्यू काइनेटिक्स, और हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे म्यू के इंटू एन। जब तक रुकी हुई है तब तक म्यू एस इंटू एन। ठीक है, फ्रिक्शन में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, फ्रिक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, बस इसका एप्लीकेशन देखना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फोर्स आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में भी कल बताया था। एक स्प्रिंग लिया, यहां पे मैंने एक मास लगा दिया। अभी क्या होता है कि जैसे ही मैं स्प्रिंग को प्रेस करूंगा या एलोंगेट करूंगा, इसकी नॉर्मल लेंथ अगर एल है तो एल में चेंज आएगा। एल में चेंज आएगा मीन्स अगर ये कंप्रेस होगा तो डेल्टा एल इधर साइड में, एक्सटेंड होगा तो डेल्टा एल इधर साइड में। तो स्प्रिंग हमेशा अपने नॉर्मल एल को मेंटेन करने की कोशिश करता है, यानी कि जब कंप्रेस होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, जब एक्सटेंड होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और हमेशा एल की तरफ ही फोर्स रहेगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन की तरफ ही हमेशा इसका फोर्स रहेगा। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? के इंटू डेल्टा एल। इट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉफिशिएंट आता है उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अलग अलग स्प्रिंग के केस में अलग अलग कांस्टेंट चेंज होता रहता है। जो बहुत ही हार्ड स्प्रिंग्स होते हैं, देखा होगा कि बाइक्स वगैरह में या फिर उसमें यूज होते हैं
बाइक्स में या फिर साइकिल्स वगैरह में, छोटे छोटे मैकेनिकल इक्विपमेंट में यूज होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, इनका की बहुत हाई होता है। और जो बच्चों के टॉयज में देखोगे बहुत ही लाइट सा स्प्रिंग होता है, या फिर पेन की रिफिल के साथ लगा होता है, बहुत ही लाइट सा स्प्रिंग होता है, उसका की बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो, F इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल। अब बात करते हैं वो कौन से 10 रूल्स हैं जो मैकेनिक्स में हमको बिल्कुल बाइबल की तरफ फॉलो करना है। जब भी हम मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको हमेशा उसको बाइबल की तरफ फॉलो करना है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं करना है। अगर उसमें जरा सा भी चेंज किया या कंफ्यूज हुए या कुछ भी हुआ तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाओगे। तो ये 10 रूल्स अगर सही से अप्लाई करने पे प्रैक्टिस किया और इसको सही से अप्लाई करना सीख गए तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन में लाइफ में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, आते हैं। मैकेनिक्स के क्वेश्चन में होता क्या है, ग्रीन से लिखते हैं। ठीक है, पुली होगी, वेट लटका होगा, यहां पे एक और पुली होगी, ये वेट गया, हो सकता है कि आगे मैं एक सरफेस लगा दूं, इस सरफेस पे मैं एक मास रख दूं, मास के पहले एक स्प्रिंग लगा दूं, ज्यादा ज्यादा यही होगा, स्प्रिंग भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया, पुली भी आ गई, वेट भी आ गया और नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया। तो इस एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम सारे फोर्सेस को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी एक वेट लगा देते हैं, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। ठीक है, और थोड़ा सा और ड्रामेटाइज करते हैं इसको, मैं इस सरफेस को इंक्लाइंड कर देता हूं, यहां भी एक पुली लगा देता हूं और इस सरफेस को इंक्लाइंड कर देता हूं और यहां पे एक स्प्रिंग लगा देता हूं। ठीक है, तो आते हैं, ये mg था, ये mg था, इस वेट को भी mg ही ले लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, पहला रूल क्या है, पहला रूल जो मैकेनिक्स के फोर्सेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है वेट से। हम सबसे पहला जो बेसिक फोर्स लगता है किसी भी मास के एग्जिस्टेंस से ही उसका वेट स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन मिले, हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन ना मिले, नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे कोई और कोई और सपोर्टिंग फोर्स मिल सकता है। तो जो सबसे पहला फोर्स है वो है वेट, और वेट के लिए रूल ये होता है कि वेट इज ऑलवेज वर्टिकल, ऑलवेज, वेट ऑलवेज वर्टिकल होता है। इंक्लाइंड सरफेस पे भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेट इधर होगा या इधर होगा, ऐसा नहीं है, वेट हमेशा वर्टिकल ही लगेगा। इसके कंपोनेंट होंगे, अगर ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल होगा, इसके कंपोनेंट होंगे जो इस या उस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो वेट हमेशा वर्टिकल लगेगा, दैट इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड थिंग, ज्यादातर क्या होता है, वेट किसी न किसी सरफेस पे होगा और सरफेस है तो एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो अपन नॉर्मल रिएक्शन पे आते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या रूल होता है, किसी भी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। टेढ़ा मेढ़ा मत लगा देना, वेट mg है तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन इधर चला जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा। कोई भी सरफेस हो, मैं वर्टिकल सरफेस लेता हूं, इस पे एक मास लगाया और इसको मैंने किसी तरह से प्रेस किया, तो वर्टिकल सरफेस है तो इसका मतलब ये नहीं है वेट तो नीचे है mg, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा। वर्टिकल सरफेस भी है, अगर
नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर ही मिलेगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। कोई भी सरफेस होगा, आप सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखो। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए रूल क्या हो गया? वेट के लिए रूल क्या है? ऑलवेज वर्टिकल। नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या रूल है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। थर्ड थिंग, फ्रिक्शन पे आ जाए। फ्रिक्शन के लिए क्या रूल है? फ्रिक्शन इज ऑलवेज अगेंस्ट मोशन। मोशन मीन्स वेलोसिटी, मोशन मीन्स एक्सेलरेशन नहीं होता है, मोशन मीन्स वेलोसिटी। तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अगेंस्ट मोशन, यानी कि अगर ये बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में। कभी भी ये मोशन के पैरेलल नहीं हो सकती, मोशन के डायरेक्शन नहीं हो सकती, हमेशा ही मोशन के अगेंस्ट होगी, क्योंकि इसका काम ही है मोशन को अपोज करना। हो सकता है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स इधर हो, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी इधर हो और इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा हो जो बॉडी की वेलोसिटी कम कर रहा हो, यानी कि एक्सेलरेशन हो सकता है कि इधर हो। इन स्पाइट ऑफ एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा, हमेशा कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा। सरफेस से कांटेक्ट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगा। सरफेस के लिए कभी भी स्मूथ लिखा है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। स्मूथ मींस नो फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के लिए हमेशा याद रखना, हमेशा ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में कभी मिस्टेक मत करना। अगर स्मूथ सरफेस नहीं लिखा है तो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 100% क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन में ढूंढो, कहीं ना कहीं स्मूथ लिखा होगा। स्मूथ लिखने का मतलब है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या हुआ? 0 हो गया। तो स्मूथ लिखने का मतलब है कि नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के लिए रूल क्या हो गया कि हमेशा मोशन के अगेंस्ट रहेगा। अब आते हैं फोर्थ रूल पे, स्प्रिंग। स्प्रिंग का रूल क्या होता है? स्प्रिंग का रूल जो होता है, सबसे पहली बात तो स्प्रिंग में फोर्स हमेशा नॉर्मल पोजीशन की तरफ होता है। यानी कि अगर मैं कोई सपोज बॉडी लेता हूं, ठीक है, और मैं इस पे एक बॉडी अटैच करता हूं एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है, कोई सरफेस से मैंने एक स्प्रिंग अटैच किया और उस पर मैंने बॉडी को जब मैं इधर एक्सटेंड करूंगा, सपोज ये इसका नॉर्मल पोजीशन है, यानी कि नॉर्मल लेंथ है, तो बॉडी को जब मैं इधर पुल करूंगा तो फोर्स इधर होगा, बॉडी को जब कंप्रेस करूंगा तो फोर्स इधर होगा। फोर्स का डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर सपोज बॉडी इधर मूव हो रही है, यानी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन चूंकि नॉर्मल रिएक्शंस नॉर्मल पोजीशन से हम अवे जा रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल पोजीशन की तरफ रहेगा। ठीक है, और जो ये डायरेक्शन होगा इसका ठीक अपोजिट होता है सरफेस पे। अगर ये डायरेक्शन है स्प्रिंग के इस एंड पे, तो सरफेस पे ये डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो इसमें कभी मिस्टेक मत करना, ऑलवेज टूवर्ड्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी जो है ये बेसिकली एक तरह से रिस्टोरिंग टाइप का फोर्स होता है। अगर रिस्टोर कर लिया, वापस एल पे आ गया, तो इसका फोर्स 0 हो जाता है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो हमेशा नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। तो इसके डायरेक्शन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो आपने उसके अपोजिट लगा दिया या फिर उसके पैरेलल लगा दिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है जब ये बॉडी यहां से छोड़ी जाए तो ये स्प्रिंग इसको खींचेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहां से जब आगे बढ़ेगा तो भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स रिवर्स हो जाएगा। तो फोर्स हमेशा जो है नॉर्मल पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्मल पोजीशन है। सेकंड पार्ट जो है, जो हम फिक्स सरफेस की बात करते हैं या ऑपोजिट सरफेस की बात करते हैं, उसमें रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में होगा, यानी कि अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो मेरा इस डायरेक्शन में फोर्स हुआ, तो जब मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो जाएगा। तो
स्प्रिंग फोर्स में भी कभी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जब मैं कंप्रेस करूंगा ये वापस नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी और कम होकर जैसे ही नॉर्मल पोजीशन में पहुंचेगा डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो हो वेरिएबल फोर्स होता है, हर एक पोजीशन पे इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्सेस कई बार ऐसा भी होता है कि हमको इंटीग्रेट करना पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि हर पोजीशन पे इसकी वैल्यू चेंज होती है। इट इज नॉट लाइक एमजी और नॉर्मल रिएक्शन, है ना। एमजी और नॉर्मल रिएक्शन का क्या है, एमजी और नॉर्मल रिएक्शन तो कांस्टेंट फोर्स है, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, मूवमेंट कुछ भी होता रहे, एमजी तो वही रहना है ना। फ्रिक्शन फोर्स भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है, मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स भी कांस्टेंट हुआ। तो टाइम के साथ ये चीज चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है ना, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन से अवे जाते हैं तो वो बॉडी नॉर्मल पोजीशन की तरफ मूव कर रही होती है। तो जो भी है, अगर ये एक्सटेंडेड पोजीशन में रुका हुआ है तब इसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर इसको फ्री छोड़ा और ये मूव करने के लिए वापस आया तो हर एक सेक्शन पे अलग अलग फोर्स आएगा। तो कई बार स्प्रिंग फोर्सेस को हमको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता है, या फिर एनर्जी इक्वेशन इसमें ज्यादा सूट करता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्सेस पे आ गए। अब आते हैं स्ट्रिंग फोर्सेस पे। स्प्रिंग हो गया, अब आते हैं स्ट्रिंग पे। सबसे ज्यादा स्ट्रिंग और पुली इस्तेमाल होने वाली है। मैकेनिक्स का मतलब ही होता है स्ट्रिंग और पुली। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रिंग का इस्तेमाल होगा। स्प्रिंग से जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, स्ट्रिंग से जोड़ोगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के फोर्सेस में जो एक सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि वन स्ट्रिंग वन टेंशन। देखो, स्ट्रिंग में कभी भी कंप्रेशन नहीं आएगा, जैसे ही कंप्रेस करेंगे वो लूज कर जाएगा, वेट हटाते ही लूज हो जाएगा, कंप्रेशन तो छोड़ ही दो। तो स्ट्रिंग में हमेशा एक ही फोर्स होता है, टेंशन होता है। ठीक है, तो वन स्ट्रिंग वन टेंशन, यानी कि जैसे मैं अगर इस एग्जांपल में लूं तो यही स्ट्रिंग मेरी घूम रही है यहां तक। इस स्ट्रिंग में हर जगह पे सेम टेंशन लेना है, यहां पे T1, यहां पे T2, यहां पे T3 नहीं लेना है। ये गलती मत करना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं। एक स्ट्रिंग में हमेशा एक ही टेंशन लेना है। ठीक है, लोग कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं, उन सब वीडियोस को आप फॉलो करते हो, ये जो बेसिक जो ज्ञान वाली चीज है, जो नॉलेज वाली पार्ट है, वो आप मिस कर जाते हो। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन। दूसरा, टेंशन का डायरेक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज 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 अवे फ्रॉम बॉडी। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी होगा। यानी कि ये मास है तो टेंशन ऊपर है, ये पुली है तो टेंशन नीचे है, ये पुली है दूसरी तरफ, वही स्ट्रिंग घूम कर आ रही है तो टेंशन नीचे है, ये पुली है तो टेंशन ऊपर हो गया। इस पुली से जब हम इधर जाते हैं तो मास इधर है, तो मेरा टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, इस पुली के रिस्पेक्ट में टेंशन इधर होगा, इस पुली के रिस्पेक्ट में टेंशन इधर होगा। तो सेम स्ट्रिंग मेरी मूव हो रही है, हर जगह T1 है, लेकिन T1 का डायरेक्शन क्या है, हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी। तो ये सेकेंड रूल है टी का डायरेक्शन। और जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल ये है डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। ठीक है, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग में अगर मैंने T1 लिया है तो मैं इसमें T1 नहीं लूंगा, इसमें या तो T2 लूंगा, T3 लूंगा, कोई और फैक्टर यूज करूंगा। हो सकता है कि जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम में इक्वेट करो चीजों को तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू सेम आ जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू T1 और T2 की सेम आ जाए। वो लकली सेव आ गया तो बात अलग है, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आप हमेशा T1 और T2 दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी ही यूज करोगे, आप T1 को T2 के इक्वल नहीं यूज करोगे। ठीक है, दो स्ट्रिंग मींस दो टेंशन, दो डिफरेंट स्ट्रिंग का मतलब ही होता है कि दो डिफरेंट टेंशन। गलती से भी ये T1 है तो इसको भी T1 लिखने की गलती मत करना, ये भी तो टेंशन ही है, ऐसी गलती मत करना। दूसरी चीज, एक स्ट्रिंग में कभी ये T1 T2 T3 ऐसे मत करना, ये नहीं कि पुली क्रॉस हो गया तो अब T1 T2 हो गया। अगर सेम ही स्ट्रिंग है तो T1 T1 ही रहना है, अगर स्ट्रिंग चेंज होगा तो T1 T1 नहीं रहना है, T1 एक में होगा दूसरे में T2 होगा। ठीक है, तो ये तीन रूल्स हो गए मेरे स्ट्रिंग के। अब देखो, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये सारे फोर्सेस जब हम अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम एक एक
इंडिविजुअल फोर्स मास को पकड़ते हैं और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मास की बात करूं तो वर्टिकल वेट mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया और इस साइड में मेरा स्प्रिंग फोर्स हो गया k डेल्टा x। ठीक है, k डेल्टा x हो गया। तो और ये हो गया म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। हम जितने भी फोर्सेज हैं, और सेकेंड थिंग, हाँ k डेल्टा x हो गया, और जितने भी फोर्सेज हैं हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम में इंडिविजुअल मास पे हम एक बार दिखा देते हैं। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री का मतलब ये नहीं कि बॉडी फ्री हो गई, आप घर ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है। फ्री का मतलब ये है कि अब बॉडी बाकी सिस्टम से अलग हो गई, है ना, अलग हो गई, हम इसका अलग डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम दो डायरेक्शन में, हमेशा दो डायरेक्शन में हम फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। वो दो डायरेक्शन क्या होती है? वो दो डायरेक्शन, सबसे पहला रूल तो ये है कि वो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब एक डायरेक्शन का फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंपैक्ट नहीं डालता, यानी कि इस फोर्स का अगर मैं ये कंपोनेंट देखूं, ये 90 डिग्री है, तो ये F cos 90 डिग्री होगा। F cos 90 डिग्री क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि F फोर्स का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा। तो 90 डिग्री के, जब हम 90 डिग्री पे जाते हैं तो हमारा बेसिकली कंपोनेंट हो जाता है जीरो। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्सेस को इक्वल करते हैं, एनालाइज करते हैं, और हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। सेकेंड थिंग, उसमें से एक डायरेक्शन हमेशा बॉडी के एक्सेलरेशन की तरफ होता है, एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा। एक डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा, दूसरा डायरेक्शन उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा एक डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मूवमेंट वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल में ही एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, जो भी मूवमेंट होगा मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो एक डायरेक्शन तो मेरा वर्टिकल हो गया, तो दूसरा डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, इस केस में आते हैं। इस केस में इसका मूवमेंट सरफेस के पैरेलल होगा, तो सरफेस के पैरेलल हुआ तो एक डायरेक्शन तो मेरा सरफेस के पैरेलल हो गया, यानी कि सारे फोर्सेस एक पैरेलल डायरेक्शन में, सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में हम एक बार एनालाइज करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन क्या हुआ? अगर ये पैरेलल एक डायरेक्शन फिक्स हो गया तो दूसरा डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? नॉर्मल टू सरफेस हो गया। ठीक है, तो दूसरा डायरेक्शन मेरा अपने आप नॉर्मल हो गया। तो यूजली क्या होता है कि हम जो दो डायरेक्शन यूज करते हैं उसमें दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक सरफेस के पैरेलल और सरफेस के नॉर्मल हो सकता है। तो वो हम चूज कैसे करते हैं? हम चूज करते हैं कि बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन है, बॉडी पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगने वाला है। एक्सेलरेशन अगर लगा हुआ है तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, और अगर नहीं लगा है तो एक प्रोबेबल एक्सेलरेशन किधर जा सकता है, बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है, वो हम देख सकते हैं बॉडी को देखकर। ठीक है, अब आते हैं एफबीडी पे, हम इक्वेट करते हैं, इस एफबीडी को इक्वेट करते हैं एक बार। दो डायरेक्शन बोला था, एक डायरेक्शन इधर हो गया, तो एक डायरेक्शन, अब मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए लग रहा है, एक्सेलरेशन ए से ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो जो पैरेलल डायरेक्शन हुआ उसमें सबसे पहले तो नेट फोर्स इधर होगा, नेट फोर्स होगा एफ, एंड दैट इज इक्वल टू एम ए, एंड दैट इज इक्वल टू इस पे जो फोर्सेज लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट, यानी कि जो ए के डायरेक्शन में फोर्सेज है माइनस जो मेरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है उनके। तो ए के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? ये डेल्टा एक्स है। दूसरा mg का कंपोनेंट है, अगर ये थीटा एंगल पे है तो mg ये हुआ, तो इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा आ गया, ये भी थीटा हुआ, और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो जो फोर्सेस मेरे पैरेलल या परपेंडिकुलर है वो तो लगे हैं, जो फोर्सेस इस सरफेस से एक एंगल पे है उसको हमें ब्रेक कर लेना होता है दो कंपोनेंट्स में, एक सरफेस के पैरेलल हो गया, एक सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। तो एम ए इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स प्लस एम जी साइन थीटा, सेम डायरेक्शन में है,
माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये मेरा एम ए के इक्वल हो गया, पहला इक्वेशन तो मेरा ये बन गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बना, अब ये पैरेलल में हमने एनालाइज कर लिया, तो हम जाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनालाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, दो ही फोर्स है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन मेरा एक्सेलरेशन जीरो है। तो मेरे दो ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है और mg cos थीटा है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मैं ऐसे लिखूं कि नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई वर्टिकल में मोशन ही नहीं है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई mg cos थीटा, और ये वैल्यू हम इसमें डालते हैं, यहां से मेरा एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो ये मेरा एक जनरल प्रैक्टिस है किसी भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। एक बार रिकैप करते हैं शुरू से, जो हमने 10 रूल्स बताए उस पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला फोर्स क्या है, सबसे पहला फोर्स क्या है, वेट। वेट ऑफ बॉडी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड, कभी भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सरफेस किसी भी एंगल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हमेशा वेट ऑफ बॉडी वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। ठीक है। दूसरा रूल क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन हम दो चार क्वेश्चन में ऐसा सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि वेट का एक तरह से वेट के अपोजिट लगता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, सरफेस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस जिस एंगल पे होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो दूसरा रूल हो गया नॉर्मल रिएक्शन के लिए, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तीसरे पे आ जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पैरेलल टू सरफेस लगता है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, पैरेलल टू सरफेस लगेगा, और हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अगेंस्ट लगेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट लगेगा। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन हो चाहे रिटार्डेड मोशन हो, लेकिन अगर मोशन हो रहा है एक डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, मोशन को खत्म कर देना है ना, मोशन को अपोज करना। भाई हम धरने पे बैठे हैं, हम मूव नहीं करने देंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स का यही रोल होता है। तो हम किसी भी दो सरफेस के बीच में जैसे इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को मूव करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स खड़ा है कि मैं नहीं करने दूंगा मूव। तो अगर हम मूव इधर करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, अगर हम मूव करेंगे इधर तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स में एक चीज और बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया था, ये मेरा बॉडी हो गई, सपोज ये मूव इधर हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर हो गया। किस पे, इस बॉडी पे, इस बॉडी की बात करें, इस बॉडी का मूवमेंट किधर है, इधर है, तो इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस को अगर मैं स्टेशनरी मानूं, बॉडी मेरा इधर मूव हो रहा है, तो सॉरी, इन दैट केस अगर मैं बॉडी को स्टेशनरी मानूं तो सरफेस मेरा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मैं रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं इस बॉडी को एक स्टेशनरी बॉडी मान लेता हूं, तो बेसिकली बॉडी अगर इधर मूव हो रही है तो उसको हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि सरफेस मेरा ऊपर मूव हो रहा है। तो सरफेस पे फोर्स ऊपर मूव हो रहा है तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा सरफेस पे। तो फ्रिक्शन पे दो फोर्स लग रहे हैं, बॉडी के ऊपर मूवमेंट के अगेंस्ट, और सरफेस के ऊपर इसके अगेंस्ट, मतलब सरफेस का भी जो रिलेटिव मोशन हुआ उसके अगेंस्ट। तो फ्रिक्शन के लिए मेरा रूल हो गया कि हमेशा पैरेलल टू द सरफेस और हमेशा अगेंस्ट द, हमेशा अपोजिट टू द मोशन। थर्ड पे आते हैं, थर्ड हम स्प्रिंग पे आते हैं। आईटी क्या करेगा, आईटी फ्रिक्शन घुसा देगा, आईटी क्या करेगा, आईटी उसमें थोड़ा सा स्प्रिंग डाल देगा, यही सब करेगा, और ज़्यादा गेम होता नहीं आईटी के पास। मैकेनिक्स में यही सब चीज़ें करते हैं वो। बहुत मतलब टफ क्वेश्चन बनाते हैं दिखने में जिसको देख के बच्चे डर जाए, तो क्या करेंगे, हीट डाल देंगे, हीट में ले जाके एक स्प्रिंग लगा के एक बॉडी अटैच कर देंगे, एक पुली लगाएंगे, एक बॉडी को हैंग कर देंगे, और हीट की वजह से जो एक्सपेंशन हो रहा है उस एक्सपेंशन को की वजह से स्प्रिंग प्रेस हो रहा है। तो इस टाइप के गेम खेलते हैं, टोटली सब्जेक्ट टू कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, बेसिक कॉन्सेप्ट ही तुम्हारे काम आने आईआईटी में, क्योंकि आईआईटी साइकोलॉजी के साथ खेलेगा। तो अब आते हैं वापस, स्प्रिंग में कैसे क्या रूल था, स्प्रिंग में रूल ये था कि जो मेरा नॉर्मल पोजीशन है हमेशा उस डायरेक्शन में फोर्स होगा, मूवमेंट से इंडिपेंडेंट होगा, मूवमेंट चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन किधर भी हो, वेलोसिटी किधर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल पोजीशन है उसकी तरफ रिस्टोर करेगा। ठीक है। कंप्रेस हुआ तो एक्सपेंड मारेगा, एक्सपेंड हुआ तो कंप्रेस करेगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन का ये रूल हो गया, सॉरी इस स्प्रिंग का ये रूल हो गया। अब आते हैं स्ट्रिंग्स के रूल पे। स्ट्रिंग का रूल क्या था, वन स्ट्रिंग
वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। स्ट्रिंग कितनी भी लंबी हो, कितनी भी पुलिस को क्रॉस करके जा रही हो, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन दिखाना है। T1 है तो T1 रहेगा, T2 है तो T2 रहेगा। ठीक है, टू स्ट्रिंग्स टू टेंशन, दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो एक को T1 रखोगे तो दूसरे को T1 नहीं रखोगे, दूसरे को T2 दिखाओगे, T3 दिखाओगे, कुछ भी दिखाओगे, T1 नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग मतलब दो टेंशन। तीसरा रूल क्या था? ऑलवेज टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, इररिस्पेक्टिव द बॉडी इज पुल्ली और बॉडी इज द मास, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी ही लगेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग का ये रूल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारे फोर्सेस लगाने के बाद हम एक एक बॉडी को पकड़ते हैं, अलग से एनालाइज करते हैं, एक एक बॉडी को पकड़ते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं, और उसमें से एक डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में प्रोबेबल एक्सेलरेशन होता है या फिर रियल एक्सेलरेशन होता है। यानी कि जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन तो वो हो गया, दूसरा उसके परपेंडिकुलर हो गया, या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होगा या तो सरफेस के पैरेलल और सरफेस के वर्टिकल होगा। तो दो डायरेक्शन में हम एनालाइज करते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उसमें से एक डायरेक्शन वो होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है। तो ये है मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्री बॉडी डायग्राम को हम कैसे एनालाइज करते हैं। कोई भी कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर पूछो, मैं फिर से बताऊंगा, मैं कमेंट में बताऊंगा, कमेंट नहीं हुआ तो मैं एक नोट्स बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। लेकिन ये रूल्स को एकदम बाइबल की तरह फॉलो करने की जरूरत है। मतलब इस रूल में कोई डेविएशन नहीं चाहिए, कभी भी इसमें कोई भी रूल में कहीं भी कुछ भी कंफ्यूज हुए, कॉम्प्रोमाइज किए। जो मैंने एक एक स्टेटमेंट बोला, उस एक एक स्टेटमेंट को बिल्कुल दिमाग पे प्रिंट करके रख लो, कभी भी मैकेनिक्स में मिस्टेक होगी ही नहीं। मैकेनिक्स में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, बस रूल्स मत भूलना अपना। ठीक है, और बहुत जोश में हूं, बहुत ही वीडियोस बना रहा हूं। आप मुझे सजेस्ट करो कि अगला टॉपिक आप क्या सीखना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। अभी तो मैकेनिक्स चल रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा हूं। अगर कोई स्पेशली कोई क्वेश्चन हो बहुत ही एनालिटिकल, आप चाहते हो कि उस पर एक वीडियो बना के पोस्ट करो, तो आप मुझे कमेंट करो। थैंक यू।